हेलो हेलो। शेयर कर देना। बोलो जो अगर खराब मान लो वो करे तो यार सही कर लियो करो ना। कैसे? नेक स्टैंड है इधर उधर हिला लियो करो तो यार सही हो जाओ करे। वही तो। देखो बोलो तब तो राजकुमार आ गए। जो है जो जैसे नहीं खराब मान लगा तो दिखने लगा तो नेक स्टैंड हल्को इधर उधर करके सही है। हेलो, आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ देखिए, सभी लोग बच्चे अधिक से अधिक लाइव हो जाइए। हाँ सभी लोग लाइव हो जाइए अधिक से अधिक। सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है? सभी लोगों को गुड आफ्टरनून। ऑल स्टूडेंट जल्दी से लाइव हो जाइए सभी लोग। आवाज़ साफ आ रही है सभी को? हाँ, आज टॉपिक चलेगा जो कल समाप्त हुआ था उसी के आगे आज टॉपिक है। इधर थोड़ा पीछे पे थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ एक दो पॉइंटों पे, फिर उसके बाद आगे चर्चा चलेगी। जो अधिक से अधिक लाइव हो जाइए सभी लोग। कल मैंने जो टॉपिक चल रहा था उसी के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि पहले एक बार सुन लेते हैं। डीएलएड सेकेंड सेमिस्टर विषय प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास द्वितीय पेपर बोर्ड के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा का प्रभाव, आज इस पर चर्चा होगी। उसके बाद में कल जो टॉपिक बताए गए थे उस पर भी चर्चा करते हैं। सभी लोग अधिक से अधिक लाइव हो जाइए। जो टॉपिक समझ में नहीं आता है तुरंत उस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अधिक से अधिक लाइव हो जाइए सभी लोग। बोर्ड के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव, इस पर चर्चा करेंगे आज। पहले थोड़ा पीछे देख लेते हैं। कल मैंने बोर्ड के घोषणा पत्र के गुण बताए थे, ये अक्सर पूछे भी जाते हैं, कई बार आए भी हैं। इस पे थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को। उसके बाद में बोर्ड के घोषणा पत्र के दोष, इस पे भी चर्चा हुई थी। तो बोर्ड के घोषणा पत्र के गुण के बारे में मैंने बताया भी था, 5-6 पॉइंट बताए थे, अच्छे से याद करना है आप लोगों को। पहली बार इस घोषणा पत्र में शिक्षा का उत्तरदायित्व तो राज्य सरकार पर होना चाहिए, ये पॉइंट मैं बता चुका था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए गए जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार हो। और पॉइंट मैंने काफ़ी पॉइंट बताए थे, व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था, विश्वविद्यालयों की स्थापना, शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था, ये कई पॉइंट थे इसके। और निषेधन सिद्धांत इम्पोर्टेंट ये गुण है, इसको समाप्त कर दिया गया। और शिक्षा व्यवस्था की घोषणा हर वर्ग के लिए, प्रत्येक वर्ग के लिए कर दी गई। जो छनन सिद्धांत था, छानने की क्रिया शिक्षा का माध्यम उच्च वर्गों के लिए, वो समाप्त होने के बाद में प्रत्येक वर्ग में शिक्षा की व्यवस्था की गई। ये सारे पॉइंट मैंने बताए थे। बोर्ड के घोषणा पत्र के दोष भी बताए थे मैंने। दोषों पे चर्चा हुई थी। जो भारतीय साहित्य था उसकी उपेक्षा हुई, पाश्चात्य साहित्य, उसके बाद में स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था की समाप्ति होना, ये दोष थे। और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा, ये कई पॉइंट मैंने बता भी दिए थे। धार्मिक शिक्षा नीति अस्पष्ट होना, धर्म की शिक्षा के आधार पर इसमें जो
वुड का घोषणा पत्र में था वो स्पष्ट नहीं था और शिक्षा के ढांचे को पूर्णतः विदेशी कर दिया गया। ये सारे पॉइंट मैंने बताए थे आप लोगों को। आज जो टॉपिक चलेगा उस पर थोड़ा देखते हैं सभी लोग। हाँ, अधिक से अधिक लाइव हो जाइए सभी लोगों को। आवाज आ रही क्लियर सभी को? आज देखेंगे सभी लोग, अधिक से अधिक लाइव हो जाइए। आज जो टॉपिक चल रहा है आपका, इसके प्रभाव दो प्रकार के हैं, वो ध्यान रखना। एक तो तात्कालिक प्रभाव, उसके बाद में आप लोगों को ये देखना है दीर्घकालिक प्रभाव, ये क्या इसका रहा, ये भी थोड़ा समझना है सभी लोगों को। और उसके बाद में और भी इसके प्रभाव हैं, उसको भी चर्चा करेंगे, उसकी भी चर्चा होगी। इन लोगों को सभी देखना है। अब देखते हैं टॉपिक में, वुड के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव दो प्रकार से पड़ा। एक तो तात्कालिक प्रभाव, दूसरा दीर्घकालिक प्रभाव। भारतीय शिक्षा पर तत्काल जो प्रभाव रहा उसके कुछ पॉइंट याद रखना है, और दीर्घकालिक प्रभाव जो रहे हैं उस पर भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर थोड़ा पहले तात्कालिक प्रभाव के बारे में ध्यान रखना। तो वुड के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा पर तात्कालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के प्रभाव रहे। कौन कौन? एक तो प्रभाव रहा है तात्कालिक प्रभाव, एक रहा है दीर्घकालीन प्रभाव। ये दो प्रकार के प्रभाव हैं। तो पहले चर्चा करते हैं तात्कालिक प्रभाव के बारे में। ठीक, ये दोनों प्रकार के प्रभाव शिक्षा पर पड़े। दोनों प्रकार के प्रभाव हैं, एक तात्कालिक प्रभाव, एक दीर्घकालिक प्रभाव। तो वुड के घोषणा पत्र में तात्कालिक प्रभाव के जो पॉइंट आप आते हैं उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, उसके बारे में ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहले सभी राज्यों में शिक्षा विभाग की स्थापना करना। जो तात्कालिक प्रभाव शॉर्ट टर्म जो आए हैं, इम्पैक्ट ऑफ वुड डिस्पैच में, तो सबसे पहले सभी राज्यों में शिक्षा विभागों की स्थापना करना, ये तत्काल इसका प्रभाव हुआ, जिसे कहते हैं तात्कालिक प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो आप हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं इसको, वुड के घोषणा पत्र का तात्कालिक प्रभाव। ठीक है, उसके बाद इसके पॉइंट लिखेंगे, तो लिखेंगे वुड के घोषणा पत्र के तात्कालीन प्रभाव। तात्कालीन प्रभाव जो रहे उस पर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट, 2, 3, इस प्रकार 4-5 पॉइंट आपको याद लोगों को रखना है। तो पहला पॉइंट आपको सीधा सीधा याद रखना है, सभी राज्यों में शिक्षा विभागों की स्थापना, सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना। ठीक है, हो गई। तो ये आप पॉइंट याद रखना है, सभी राज्यों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई। सिंपल सा पॉइंट याद रखना, शिक्षा विभागों की स्थापना होना, ये तात्कालिक प्रभाव है इसका। उसके बाद में अब पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट में याद रखना है, दूसरे पॉइंट में सहायता अनुदान, जो सहायता अनुदान प्रणाली का आरंभ होना, ये तात्कालिक प्रभाव के अंतर्गत याद रखना है। सहायता अनुदान जो प्रणाली लागू हुई उसका प्रभाव तात्कालिक प्रभाव, तो इसको सीधे से ले सकते हैं, सहायता अनुदान प्रणाली का प्रारंभ होना। दूसरे पॉइंट में डाल सकते हैं सहायता अनुदान प्रणाली का प्रारंभ होना।
सिंपल से पॉइंट हैं, आसानी से इसको लिख सकते हैं। कई बार पूछे भी गए हैं, तात्कालिक प्रभाव या दीर्घकालिक प्रभाव अलग अलग पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। सीधा प्रभाव अगर लिख के आता है तो आप दो में से कोई भी पॉइंट डाल सकते हैं। अगर स्पेशली अगर तात्कालिक प्रभाव या दीर्घकालिक प्रभाव पूछा जाता है तो फिर वही पॉइंट लिखना है। अगर सीधा आता है भारतीय शिक्षा पर प्रभाव वुड का, तो आपको कोई भी पॉइंट दीर्घ के कुछ तात्कालिक प्रभाव डाल सकते हैं। उसके बाद क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना हो गई, ये भी ध्यान रखना। तो क्रमबद्ध विद्यालय मैंने बताए थे आप लोगों को, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, उसके बाद में हाई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, ठीक है। ये भी इसका प्रभाव पड़ा, किसके अंतर्गत आएगा? तात्कालिक प्रभाव के अंतर्गत। ये पॉइंट याद रखना, क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना हो गई। तो तीसरे पॉइंट में लिख सकते हैं क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना हो गई, ये पॉइंट याद रखना। क्रमबद्ध विद्यालयों में इसका मैंने पीडीएफ आपको उपलब्ध होगी, उसमें मैंने बताया भी था पहले जब क्लास पढ़ाया था। तो ऊपर से उच्च से भी आप याद रख सकते हैं, या निम्न से नीचे से भी याद रखते हैं। तो प्राथमिक स्कूल, उसके बाद में मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, ये क्रम याद रखना है। इन विद्यालयों की स्थापना हुई, या आपको विश्वविद्यालय, उसके नीचे उतरेंगे तो कॉलेज, फिर उसके नीचे, उसके बाद में आपको हाई स्कूल, फिर मिडिल स्कूल, फिर प्राइमरी स्कूल, ये क्रम याद रखना है। तो उसके बारे में मैंने चर्चा कर चुका हूँ। तो ये पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखना है। सभी राज्यों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई, उसके बाद सहायता अनुदान प्रणाली का प्रारंभ होना, उसके बाद में क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना हो गई। और भी पॉइंट ले सकते हैं, विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, ये भी पॉइंट उसमें डाल सकते हैं। अधिक से अधिक जल्दी बच्चे लाइव हो जाइए। विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, ये पॉइंट आपको याद रखना। ये कैसे प्रभाव इसके पड़े हैं? तात्कालिक प्रभाव पड़े हैं, तत्काल प्रभाव में लागू होते हैं। तो इन पॉइंटों को याद रखना, आसानी से आप याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले बोर्ड के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा पर प्रभाव, तो दो प्रकार का प्रभाव था। एक तो प्रभाव था तात्कालिक प्रभाव और दूसरा था दीर्घकालिक प्रभाव। तो पहले चर्चा मैंने की है तात्कालिक प्रभाव, शिक्षा पर क्या पड़ा, तो सीधा सीधा आप हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं बोर्ड के घोषणा पत्र के तात्कालिक प्रभाव। तो पहला पॉइंट में डाल सकते हैं सभी राज्यों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई। उसके बाद में दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं सहायता अनुदान प्रणाली का प्रारंभ होना। उसके बाद में तीसरा पॉइंट में क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना हो गई। उसके बाद में चौथा विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। ये पॉइंट आपको 4 दिए गए हैं। अगर आपको सीधा सीधा बहुविकल्पी और या अतिलघुत्तरी या विस्तृत में आते हैं तो इन पॉइंटों को उसी हिसाब से लिखना है। एक नंबर में आए तो 2 या 3 पॉइंट डालना है, ठीक है। उसे एक ही नंबर में पूछा जाता है प्रभाव। अगर पूरा दोनों पूछे जाते हैं दीर्घकालिक प्रभाव और तत्कालिक प्रभाव, तो 2 नंबर में आप याद रखेंगे। उसके बाद में दीर्घकालिक प्रभाव आता है, उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। आप देखेंगे दूसरा प्रभाव, दूसरा पॉइंट आता है बोर्ड के घोषणा पत्र के दीर्घकालीन प्रभाव। ये हेडिंग के रूप में डालेंगे। इसके भी पॉइंट निकल के आते हैं, इन पॉइंटों को याद रखना है। पहला पॉइंट सीधा सीधा आपको शिक्षा का उत्तरदायित्व जो था राज्य का था, तो इस टाइप का पॉइंट आप लिख सकते हैं। शिक्षा का उत्तरदायित्व किसको दे दिया गया? राज्यों को दे दिया गया। तो इस प्रकार लिख सकते हैं शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य का। शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य का, ये पॉइंट आप डाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। उसके बाद में
और भी पॉइंट, विभिन्न स्तरों में शिक्षा का संगठन, विभिन्न जो स्तर है शिक्षा का संगठन बनाया गया। दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं विभिन्न स्तरों में शिक्षा का संगठन ये इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। एक तो शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्यों को दिया गया, ये दीर्घकालिक प्रभाव रहा। उसके बाद में विभिन्न स्तरों में शिक्षा का संगठन, ठीक है, संगठन खुले, स्कूल खुले, ठीक है, ये दीर्घकालिक प्रभाव में आता है। उसके बाद में उचित शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए, उचित शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। ये पॉइंट याद रखना, उचित शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करना, ठीक है, ये पॉइंट में आप डाल सकते हैं। तो इस टाइप के शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्यों को दे दिया गया, विभिन्न स्तरों में शिक्षा का संगठन, उसके बाद में उचित शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करना। ये कई दीर्घकालिक प्रभाव रहे, अलग अलग स्तरों के लिए पृथक स्कूल, अलग अलग का मतलब है प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और विश्वविद्यालय। ये भी आप इसमें पॉइंट लिख सकते हैं। और इसके बाद में और भी पॉइंट डाल सकते हैं, स्त्री शिक्षा और शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा में प्रगति। ये कई पॉइंट आप बना सकते हैं, अलग अलग स्तरों के लिए पृथक स्कूल या विद्यालय, तो ये पॉइंट आप बना सकते हैं। चौथा पॉइंट लिखना चाहें लिख सकते हैं, अलग अलग स्तरों के लिए पृथक विद्यालय, ठीक। उसके बाद में पांचवा पॉइंट लिखना चाहें, स्त्री शिक्षा, शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा। ये कई पॉइंट आप इसमें आसानी से डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इन पॉइंटों पे चर्चा कर रहे हैं। एक बार दीर्घकालिक प्रभाव पर नजर रखेंगे सभी लोग। पहले पॉइंट में आसानी से लिख सकते हैं, शिक्षा का उत्तरदायित्व तो राज्य का है, ये दीर्घकालिक प्रभाव में रहा। उसके बाद में विभिन्न स्तरों में शिक्षा का संगठन, ठीक है, शिक्षा का संगठन। उसके बाद में उचित शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए दीर्घकालिक में, और अलग अलग स्तरों के लिए पृथक विद्यालय, और स्त्री शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में प्रगति। तो ये पॉइंट इस टाइप के दीर्घकालिक प्रभाव में रहे हैं। तो लिख सकते हैं पूरा पॉइंट, शिक्षा में प्रगति। इन पॉइंटों को याद रखना है सभी लोग। तो एक तो प्रभाव तात्कालिक रहा, एक दीर्घकालिक प्रभाव रहा। जो तत्काल प्रभाव भारतीय शिक्षा पर पड़े, उन पॉइंटों पे याद रखना है। उसके बाद में जो दीर्घकालिक प्रभाव पड़े, वे पॉइंटों को याद रखना है। अगर सीधा सीधा पूछा जाता है प्रभाव, तो इन दोनों को क्रम से लिख सकते हैं। अगर स्पेशली दीर्घकालिक या तात्कालिक प्रभाव पूछे जाते हैं, तो उन्हीं पॉइंटों को उसी में डालना है। तो इन पॉइंटों को थोड़ा ध्यान रखना है। दीर्घकालिक में एक बार रिपीट करता हूँ, शिक्षा का उत्तरदायित्व राज्य का रहा, विभिन्न स्तरों में शिक्षा का संगठन, उचित शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए गए। उसके बाद अलग अलग स्तरों के लिए पृथक विद्यालय, स्त्री शिक्षा, शिक्षक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में प्रगति। इन पॉइंटों पर याद रखना है। तो ये प्रभाव रहे बुड के भारतीय शिक्षा पर। तो दो प्रकार के प्रभाव रहे, एक तात्कालिक प्रभाव, एक दीर्घकालिक प्रभाव। उसके बाद पॉइंट आता है जो बुड के प्रभाव में कई पॉइंट बताए मैंने। उसके बाद में इसके गुण याद रखना, दोष याद रखना, और पॉइंट मैंने इससे पहले बताए थे, इसकी सिफारिशें और सुझाव, इसके कारण और गुड का घोषणा पत्र। तो ये इतने पॉइंट इसमें याद रखने हैं, इसी के अंतर्गत सिलेबस में आता है। इन्हीं पॉइंटों को विशेष ध्यान रखना है, जितने पॉइंट मैंने लिखा दिए हैं। और यहाँ भी समझाया, इसकी पीडीएफ आपको ग्रुप पर डाल दी गई है, उससे भी आप फेयर कॉपी में अच्छे से नोट कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब पॉइंट आता है यहाँ पर भारतीय शिक्षा आयोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कई बार आया भी है, पूछा भी जाता है, अदर एग्जामों में भी आता है, आपको यहाँ सिलेबस में दिया है, इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत है, कई बार आया भी है। तो भारतीय शिक्षा आयोग, तो भारतीय शिक्षा आयोग 1882, ये तो आपको इस सन याद रखना है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882, और इसका दूसरा नाम है हंटर आयोग। इस पे चर्चा करते हैं, इन पॉइंटों को साफ करते हैं। आगे देखो, इन प्रभावों को देख लेना सभी लोग, उसके बाद में हंटर आयोग आएगा। हंटर आयोग के कुछ पॉइंट हैं शिक्षा के स्तर पर, इसका संगठन किया गया, उसी को देखेंगे। अब पॉइंट आता है भारतीय शिक्षा आयोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आया भी है। भारतीय शिक्षा आयोग 1882, ये डेट याद रखना। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 पूछा था। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया? 1882 में। इसी का दूसरा नाम है हंटर आयोग। हंटर आयोग, ये याद रखना। अब इसकी कुछ भूमिका के बारे में, इसकी आयोग की, इस आयोग का गठन कैसे हुआ, इस पे चर्चा करते हैं। इन पॉइंटों को याद रखना है। तो पहले बात तो आपको इसको भारतीय शिक्षा आयोग का जो गठन हुआ 1882 में, किसकी अध्यक्षता में? सर विलियम हंटर। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ। उन्हीं के नाम से हंटर आयोग कहा जाता है। इसका मतलब समझना है गठन क्यों हुआ और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन हुआ, इसकी भूमिका क्या रही शिक्षा के क्षेत्र में, ये सारी चीजें समझेंगे और सुनेंगे। तो सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसे कहते हैं ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद ने 1880 में लॉर्ड लिपिन जो थे, ब्रिटिश संसद ने 1880 में लॉर्ड रिपिन, ये नाम याद रखना, गवर्नर जनरल थे। तो पहले इस पे समझ लेना है, फिर उसके बाद मैं लिख रहा हूं। ब्रिटिश संसद ने 1880 में लॉर्ड लिपिन को भारत का नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया। पूछा जाता है 1880 में कौन गवर्नर जनरल थे, तो याद रखना लॉर्ड लिपिन। 1880 में गवर्नर जनरल की रूप में ये नियुक्त हुए। उसके बाद में लॉर्ड लिपिन ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं का निराकरण, भारतीय शिक्षा की जो समस्याएं थी उसका निराकरण तथा जनसाधारण की शिक्षा के प्रसार हेतु 1882 जो पॉइंट आता है 1882 को विलियम जो हंटर थे, उनका पूरा नाम सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। उन्हीं के नाम पर हंटर आयोग कहा गया। ये भारतीय शिक्षा की जो समस्याएं थी जिसका निराकरण हुआ जन शिक्षा संबंधी, उसके लिए गवर्नर जनरल ने अध्यक्ष के रूप में सर विलियम हंटर को नियुक्त किया 1882 में। 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ, किसकी अध्यक्षता में? हंटर की अध्यक्षता में। तो उन्हीं के नाम से सर विलियम हंटर जो थे अध्यक्ष इस आयोग के, उन्हीं के नाम से हंटर आयोग कहा गया। तो इसमें सीधा सीधा पॉइंट याद रखना है
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1880 में लॉर्ड लिपिन गवर्नर जनरल थे भारत में, ठीक है। ये नियुक्त हुए और गवर्नर जनरल ने भारत की शिक्षा संबंधी जो समस्याएं थी उसका निराकरण किया और जन शिक्षा संबंधी सुझाव दिए। उसकी अध्यक्षता में, किसकी, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में सर विलियम हंटर ने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया 1882 में और उन्हीं के नाम पर हंटर आयोग कहा गया। तो ये पॉइंट विशेष तौर पर याद रखना। एक तो तारीख 1882, ये तारीख ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1880 ये तो लॉर्ड लिपिन गवर्नर जनरल भारत में नए नियुक्त हुए थे, ठीक है। तो इसमें पॉइंट सीधा सीधा याद रखना है। सन 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इतना पॉइंट सीधा सीधा याद रखना है। सन 1882 में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। तो 1882 किसकी अध्यक्षता में, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। उन्हीं के नाम पर हंटर आयोग कहा गया। तो इस पॉइंटों को याद रखना है विशेष तौर पर। इसकी पीडीएफ आपको, इस आयोग भारतीय शिक्षा आयोग 1882 की पीडीएफ आपको ग्रुप में उपलब्ध होगी, उससे फेयर कॉपी में अच्छे से बना सकते। बस समझना है उस समय कौन गवर्नर जनरल थे, कब नियुक्त होके आए, उनने भारतीय शिक्षा संबंधी समस्याओं का निराकरण किया और जन शिक्षा संबंधी के रूप में अध्यक्ष किसके नियुक्त किया, सर विलियम हंटर को। सर विलियम हंटर ने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया, उन्हीं के नाम से हंटर आयोग कहा गया। ये पॉइंटों को विशेष तौर पर आपको याद रखना है। उसके बाद में उद्देश्य निकल के इसके आते हैं और कार्य क्षेत्र निकल के आता है। उद्देश्य और कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर थोड़ा ध्यान रखना है। एक बार मैं इसको रिपीट करे दे रहा हूँ, सभी लोग सुन लें। ब्रिटिश संसद ने 1882 में लॉर्ड लिपिन को भारत का नया गवर्नर जनरल नियुक्त किया। लॉर्ड लिपिन ने भारतीय शिक्षा की समस्याओं का निराकरण तथा जन साधारण की शिक्षा के प्रसार हेतु 1882 को विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष हंटर थे, अतः उन्हीं के नाम पर इस आयोग के हंटर आयोग भी कहा जाता है। इतना टॉपिक इसमें लिखना है। उसके बाद में आता है आयोग के उद्देश्य। आयोग के जो उद्देश्य निकल के आते हैं उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। आयोग के उद्देश्य जो निकलते हैं, सिर्फ 2 पॉइंटों में चर्चा हो रही है। संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना। उद्देश्य क्या निकल के आता है, संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना। एक तो ये उद्देश्य इसका निकल के आया। दूसरा उद्देश्य में प्राथमिक शिक्षा की अधिक से अधिक उन्नति व प्रसार हेतु विकास के लिए साधनों की खोज एवं उनकी उपलब्धता करना। तो पॉइंटों को थोड़ा समझ लेना है। प्रारंभिक शिक्षा की अध्यक्षता से, तो प्राथमिक शिक्षा को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, डेवलप किया जाए और उसकी उपलब्धता हासिल की जाए। तो ये उद्देश्य के पॉइंट में लिख सकते हैं आसानी से आप। पहला पॉइंट, संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य जो था प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करना।
उसके बाद दूसरे पॉइंट में लिख सकते हैं भारतीय शिक्षा के अधिक से अधिक उन्नत व प्रसार एवं विकास के लिए साधनों की खोज एवं उनकी उपलब्धता हासिल करना। ये पॉइंट उद्देश्य में डाल सकते हैं 2 पॉइंटों को आसानी से। उसके बाद में इसका कार्य क्षेत्र आता है। कार्य क्षेत्र में जो 1854 के घोषणा पत्र की नीतियां और सिद्धांत को अब तक शिक्षा पर लागू नहीं किया गया था, उस पर भी थोड़ा चर्चा करना है। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा की उन्नति, ये पॉइंट याद रखना। उसके बाद देश की शिक्षा प्रणाली, राजकीय विद्यालयों की क्या स्थिति रही, ये पॉइंट याद रखना है। और देश की शिक्षा व्यवस्था, मिशनरी स्कूलों का क्या स्थान होना चाहिए, ये इसके पॉइंट निकल के आते हैं। तो इन पॉइंटों को थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन, मेन आपको टॉपिक यही है। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882। इस टॉपिक के अंतर्गत अगर पूछा जाए उद्देश्य पर चर्चा भी कीजिए, कार्य क्षेत्र है, तो आप 1-2 पॉइंट इसके आगे लिख सकते हैं। नहीं तो अक्सर यही पूछा जाता है भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग से आप क्या समझते हैं, या हंटर आयोग की स्थापना कब हुई, या भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना कब, इसका सन याद रखना। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, किस लिए किया गया, भारतीय शिक्षा की समस्या समाधान, जन संसाधन समस्या, ये सारी चीज़ें इसमें निकल के आती हैं। तो ये डेट याद रखना। 1880 में लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल बने भारत में। उनने अध्ययन किया भारतीय शिक्षा के बारे में। फिर उनने एक सर विलियम हंटर भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष बने, उनने गठन किया, उन्हीं के नाम से हंटर आयोग कहा जाता है। ठीक है, तो पूछे जाते हैं हंटर आयोग के अध्यक्ष या भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष, तो सर विलियम हंटर याद रखना, या हंटर आयोग की स्थापना या भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना 1882, ये टॉपिक याद रखना है। ठीक, इसका सन याद रखना है। और ये भारतीय शिक्षा संबंधी रहा। उद्देश्य में वही पॉइंट आपको सीधा याद रखना है। संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में प्राथमिक जो प्रारंभिक शिक्षा थी उसकी स्थिति जानना, और प्राथमिक शिक्षा के अधिक से अधिक उन्नत व प्रसार व विकास करना, ये पॉइंट इसके रहे उद्देश्य में। कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र जो 1854 के घोषणा पत्र की नीतियां और सिद्धांत निर्धारित किए गए थे, उसकी क्या स्थिति रही। उसके बाद में प्राथमिक शिक्षा की उन्नति का सुझाव देना, और देश की शिक्षा प्रणाली, राजकीय विद्यालयों की क्या स्थिति, ये कई पॉइंट हैं। और मिशनरी जो स्कूल थे उसका क्या स्थान रहा, इन पॉइंटों पर याद रखना है। और शेष जो टॉपिक आपको इसके सुझाव और इसकी जो सिफारिशें हैं वो आपको नेक्स्ट अगले क्लास में मिलेंगी। इन पॉइंटों को याद रखना है। पहले तो बुट के तत्कालिक प्रभाव, दीर्घकालिक प्रभाव, ये दोनों याद रखना है। इससे पहले मैंने जो दूसरे क्लास में बताया था गुण और दोष, ये भी कई बार पूछे गए। उसके बाद में हंटर आयोग, ठीक है, इसकी स्थापना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, ठीक, उसका कार्य क्षेत्र क्या रहा, इन पॉइंटों पर चर्चा। इसकी PDF आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी, और बाकी फेयर कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना सभी लोग। ठीक है, ओके, बाय।